वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन जो कि प्लेटफॉर्म का है बिहार एसएससी का एसएसओ और बीएसओ का प्रैक्टिस सेट 2 नंबर को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो इंटरप्रेटर ऑफ जो मेलोडीज है यह झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। शोभा डे की पुस्तक है। शोभा डे का पुस्तक का नाम है सितारों की रातें, सल्ट्री डेज, सेकेंड थॉट, संध्याज सीक्रेट और स्पीड पोस्ट। याद रखना है ये सभी शोभा डे की पुस्तकें हैं। सितारों की रातें, सल्ट्री डेज, सेकंड थॉट, संध्याज सीक्रेट और स्पीड पोस्ट। साथ ही एक चैत्रा बनर्जी का पुस्तक है, उनका नाम है द पैले ऑफ इल्सन्स, अ नोवेल है। और एक और है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस एवं सिटायन। साथ ही जो कमला भसीन है, कमला भसीन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसका नाम है मालू भालू। ये सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है। और साथ ही एक सुधा मूर्ति का पुस्तक है। सुधा मूर्ति का उपन्यास है महाश्वेता, डॉलर बहू, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। ये सभी सुधा मूर्ति की पुस्तकें हैं। और अरुंधति राय को द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत ही फेमस बुक है, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। एक और है माई सेडेसियस हार्ट, अरुंधति राय का ही है। और द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ये सभी अरुंधति राय की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। बर्मा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुआ था और अंत में इसे लॉर्ड डॉफरिन के काल में मिला लिया गया था। बर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। और साथ ही भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद यांडबू की संधि हुई थी। नेक्स्ट है भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था। हमारा आंसर ए हो जाएगा। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किया, जिसका नाम रखा था उसने द बंगाल गजट, या इसको द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। भारत में समाचार पत्रों का जो विकास है यह पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही शुरू हुआ और सबसे पहले पुर्तगाली मुद्रणालय जो है भारत में आए थे। हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक बात करेंगे तो जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी है जो हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे। और साथ ही जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो अखबार का स्थापना हुआ था तो एक ब्रिटिश पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे थॉमस ज्वेल बेनेट, यानी थॉमस ज्वेल बेनेट के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादन किया गया था। और जो डेक्कन क्रॉनिकल है, तो डेक्कन क्रॉनिकल का संपादन 1930 में ये राजगोपाल मुदलियार के द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र और संस्थापक है, उसे याद रखना है। जैसे समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण के जो संपादक हैं वह विलियम कैरी थे। स्टेट्समैन के जो संपादक थे वह रॉबर्ट नाइट थे। ट्रिब्यून के संपादक जो थे दयाल सिंह मजीठिया थे। और स्वदेश मित्रम के संपादक जो थे जीएस अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यह 250 हो सकती है। संविधान के आर्टिकल 80 में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है यह 250 हो सकती है। और यह साथ ये भी याद रखना है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या जो मैक्सिमम यह 245 है। और इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। साथ ही वर्तमान में जो 245 सदस्य हैं उनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं
और शेष जो 233 होते हैं यह राज्य के विधानसभाओं से और 8 संघीय प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में इनका पुस्तक था गीतांजलि, उसके लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल के याद में 1901 में इसका स्थापना हुआ था नोबेल पुरस्कार का। और नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और विश्व का जो पहला नोबेल शांति पुरस्कार है यह 1901 में रेड क्रॉस के जो संस्थापक है जिया हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो संस्थापक हैं फ्रेडरिक पैसी, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। साथ ही याद रखें कि भारत के प्रसिद्ध जो भौतिक विज्ञान के सीवी रमन हैं इनको 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर निर्मित है और इस परियोजना का जो निर्माण है यह 1948 में किया गया था और 1957 में यह पूरा हो गया था। मतलब 1948 से यह शुरू होकर बनकर तैयार हुआ 1957 में। और हीराकुंड जो बांध है संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर लगभग 61 मीटर ऊंचा है और 4801 मीटर लंबा है। साथ ही याद रखना है हमें कृष्णा सागर बांध जो है यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर जो बांध है यह कर्नाटक में कावेरी नदी पे है और नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना है यह कृष्णा नदी पे स्थित है। और एक है सरदार सरोवर बांध, जो सरदार सरोवर बांध है यह नर्मदा नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऐतिहासिक लाहौर सत्र हुआ था उसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और इसी में लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित किया गया था। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 1930 से पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। यह स्वतंत्रता से पूर्व मनाया जाता था और इस तिथि को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होने पर भी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं 38वीं समानांतर लाइन। साथ ही जो रेड क्लिफ लाइन है यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यह 1947 में बनाया गया था। और जो 17वीं पैरेलल लाइन है, 17वीं जो पैरेलल लाइन है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करता है। और ये जो 49वीं समानांतर रेखा है यह अमेरिका और कनाडा के बीच में है। साथ ही हमको याद रखना है कि जो मैनर हीन रेखा है, मैनर हीन रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड के बीच में है। और मैगिनॉट रेखा जो है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। और हिंडनबर्ग जो रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यह बोला गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट बोला था, उन्होंने बोला था मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ये सभी याद रखना है। और कांग्रेस की अधिवेशन 3 दिन की तमाशा है, यह अश्विनी कुमार दत्त का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे।
कांग्रेस का जो अधिवेशन है 3 दिन का तमाशा है। यह स्टेटमेंट अश्विनी कुमार दत्त का है। पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो पंचशील समझौता था इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और पंचशील समझौता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में 5 सिद्धांतों से बना था। 5 सिद्धांत थे: क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता, आपस में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। चीन से तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और समागम पर समझौता यह 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित हुआ था। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियर चाउ एन लाई ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, इनकी जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। और महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है। वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वह आर वेंकट रमनी है। साथ ही अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। याद रखेंगे। आर्टिकल जो 76 है इसमें महान्यायवादी के बारे में बोला गया है जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और आर्टिकल 165 में अधिवक्ता के महाधिवक्ता के बारे में बोला गया है जो राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और बी प्रतिरक्षी होते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। और जो बी रुधिर होता है वर्ग वाला व्यक्ति ए रुधिर वाले वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है। यह स्टेटमेंट में सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंड स्टेनर ने बताया था। और उसने बताया कि मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यह किसी से भी ब्लड ले सकता है, यानी ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ जो होता है ओ वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है। यह एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और यह सर्वदाता होता है, यानी यह ब्लड सभी को दे सकते हैं। तो ए बी जो है यह सभी से ब्लड ले सकते हैं और ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। साथ ही ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और जो ओ होता है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, पर ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो रेस्पाइन ट्रॉन्क्यूलाइजर यह सुमेलित है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। यह दवा का नाम दिया हुआ है। साथ ही एक मॉर्फिन होता है। तो मॉर्फिन तो यह निद्रकारी होता है, दवा होता है। मॉर्फिन और एक अफीम होता है। यह अफीम युक्त जो होता है नींद का दवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। तो पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक जो होता है वह फफूंदी होता है, यानी फंगस होता है। गेहूं का जो रोग होता है उसे बोलते हैं निमेटोड के कारण होता है। यह एक फफूंद कवक ही है। नाशपाती और सेव का जो फायर अंगमारी रोग होता है यह जीवाणु के कारण होता है। और धान का जो टुंगस रोग होता है यह वायरस के कारण होता है। बैगन में जो छोटी पत्ती रोग होता है और गन्ना का घास प्ररोग रोग जो होता है यह माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और आलू का जो कालापन होता है यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। याद रखेंगे। पर पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक जो हो जाएगा वह फफूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो यह इस स्टेज में बनते हैं।
डीएनए संश्लेषण जो होता है तथा हिस्टोन कोशिका चक्र, यह एस्ट स्टेज की प्रवस्था है और मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की क्रिया को कोशिका का विभाजन बोलते हैं। हार्वर्ड और पेल्क ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का आयुपैक नाम क्या है? तो ग्लिसरॉल का जो आयुपैक नाम होता है वो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल होता है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8O3। याद रखेंगे, ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है C3H8 और O3 होता है। नेक्स्ट है यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक जो होता है वह क्रमशः बढ़ता है और फिर समान रहता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की जो मात्रा है जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक मात्रा वह क्षति करता है। नेक्स्ट है मृदु ऊतक और श्लेषोतक ऊतकों के प्रकार हैं। ये होते हैं सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार होते हैं। पादप ऊतकों में 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक होता है विभाज्य ऊतक और एक होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक को पुनः सरल और जटिल ऊतक के रूप में विभाजित किया जाता है और जो मृदु ऊतक होता है यह स्थूल कोण तथा एक दृढ़ ऊतक होता है। यह सरल ऊतक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो ये जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यह धातुओं के बढ़ते हुए गुणों के क्रम में लिखा हुआ है। किसी समूह में ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तो धातु का जो प्रवृत्ति होता है वह बढ़ता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है आवर्त सारणी के समान समूह से संबंधित है। यह समूह 2 से संबंधित है, याद रखना है, यह समूह 2 से संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। और आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक जो गुण होता है उसमें कमी आता है। साथ ही हम याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन विभव जो होगा वह बढ़ेगा और विद्युत बंधुत्व भी बढ़ता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता, ये भी बढ़ती है। लेकिन अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो होती है वह घट जाती है। नेक्स्ट है लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है, मतलब मिलता जुलता जोड़ा। सिफिलिस जो होता है सुजाक, यह ट्रिपनेमा पैलिडम के कारण होता है, ये सुमेलित है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। साथ ही जो एड्स है, एड्स जो होता है यह वायरस के कारण होता है, यह बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण नहीं होता है। और जो गोनोरिया है तो गोनोरिया निशेरिया, यह गोनोरिया के कारण होता है, यह लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण नहीं होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण, इसके कारण फाइलेरिया होता है, याद रखना है, लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण फाइलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सिर में 29 हड्डी होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो मानव सिर में जो 29 हड्डियां होती है उसमें माथा में जो 8 रहते हैं, चेहरा में 14 रहते हैं और कान में 6 हड्डियां और कंठिका अस्थि जो होती है वह 1 होती है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। माथा में 8 हड्डी, चेहरा का जो फेस का होता है 14 होता है, कान का 6 हड्डी होता है और कंठिका अस्थि कंठ वाला जो होता है वह 1 होता है। नेक्स्ट है कठोर साबुन है। तो कठोर साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। साबुन की अपेक्षा जो होता है अपमार्जक में आर्द्रताग्राही गुण अधिक होता है और कठोर जल में उपस्थित जो होता है कैल्शियम आयन होता है Ca2+ और एक मैग्नीशियम होता है Mg2+ आयनों के साथ अपमार्जक का कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं, जिसके कारण यह अधिक झाग देता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो देखते हैं। मैथेजोन्स दिया हुआ है। जो मैथेजोन्स है यह गोबर गैस में होता है, ये सही है। उसके बाद ईस्ट है, तो ईस्ट ये इथेनॉल सही है। स्टेप्टोमाइसिटीन माइसिटीज यह एंटीबायोटिक है, यह भी सही है। और कॉलीफॉर्म्स सिरका यह सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। कॉलीफॉर्म्स जो होता है हमारे वातावरण और जिसमें मानव एवं अन्य गर्म ब्लड वाले जो होते हैं प्राणी होते हैं उसका जो मल होता है वो सम्मिलित होता है। इसमें पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, इसे कॉलीफॉर्म्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। और साथ ही जो पीने के पानी में कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की उपस्थिति हानिकारक एवं रोगजनक जीवधारियों की उपस्थिति की सूचक होती है। नेक्स्ट है अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, याद रखेंगे। यानी एसिड वो होता है जो रेड लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। नेक्स्ट है प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, तो हो जाएगा डॉली। एक भेड़ है जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी। एक ही पूर्वज से अलैंगिक प्रजनन द्वारा अनुवांशिक समान खुशका या जीव बनाने की क्रिया को क्लोनिंग बोलते हैं। और यह जो डॉली भेड़ है इसे विश्व भर में प्रशंसा मिली थी अपने क्लोन के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का जो आवर्तकाल हो जाएगा वह बढ़ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो आवर्तकाल होता है t, उसका फॉर्मूला आता है t = 2πr डिवाइडेड बाई ν0। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सॉरी ये तो मैथ है, जीएस देखते हैं। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। और दूरदृष्टि जो होता है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु जो निकट की वस्तु होती है वह दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है तथा निकटतम बिंदु जो होता है वह दूर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प के तत्वों के समूह की विशेषता है। ये सभी तत्व धातु हैं और ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और इन सभी तत्वों की संयोजकता होती है जो एक होती है। तो हमारा हो जाएगा इसमें अल्काली धातु मेटल समूह के हैं। ये सभी जो तत्व समूह हैं यह अल्काली धातु मेटल समूह के हैं। आवर्त सारणी में समूह एक जो होता है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसीसियम शामिल होते हैं। और इन धातुओं का जो गुण होता है इसके पास उच्च तापीय और विद्युत चालकता, चमक, लचीलापन और आघात वर्धनीयता होता है। और ये सभी तत्व जो हैं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और इनमें से प्रत्येक क्षार धातु के परमाणु में सबसे बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वह एक होती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा जो श्रोता होता है वह अपेक्षिक गति में होता है। जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है, जब श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से भिन्न यानी अलग होती है और ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले इस परिवर्तन की घटना को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? तो यह होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है पादप हार्मोन के पौधे की वृद्धि रोकता है और एब्सिसिक एसिड बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। वह पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है और यह पुष्प खिलने में बाधक होता है। एक साइटोकाइनिन होता है, तो जो साइटोकाइनिन होता है यह जीर्णता को रोकता है। और जो ऑक्सिन होता है तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है और ऑक्सिन
खरपतवार नाशी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, वन एस टू, टू एस टू, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या होगा? तो ये जो तत्व होगा मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 12 होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 10, 2, 12। तो यह एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, याद रखेंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। और यह क्षारीय मृदा धातु है, और इसका जो आवर्त सारणी में वर्ग जो सेकेंड है उसमें पहला स्थान दिया हुआ है, ए स्थान पे है। और इसकी विशेषता है यह आमतौर पर ठोस होता है, और यह कठोर और गैर भंगुर होता है, और धातु का जो गलनांक होता है और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? हमारा आंसर परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर, यानी प्रजातियों में जो परिवर्तन होता है वह जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बंध हैं? तो इसमें जो है 9 सिग्मा बंध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? तो ये नाइक्रोम मिश्र धातु है जो 4 घटकों से बनी होती है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नाइक्रोम बनाने में निकल लगता है, साथ ही क्रोमियम, आयरन और जस्ता का प्रयोग होता है, और विद्युत हीटर होता है, उसकी कुंडली में जो लगा रहता है वो नाइक्रोम का ही बना होता है। नाइक्रोम जो होता है उच्च ताप धारण करने की क्षमता रखता है, और नाइक्रोम का जो गलनांक होता है याद रखेंगे 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम का जो गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन जो है एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। अगला है, रक्त में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव लिक्विड नामक एक सरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट तैरते रहते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ब्लड में होता है सेरेब्रोस्पाइन जो फ्लूइड होता है, इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वह तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दिया है वार्षिक वित्तीय वितरण, यह अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है। अगला है धन विधेयक, यह अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। और विनियोग विधेयक, यह अनुच्छेद 113 नहीं होगा, 114 में दिया हुआ है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। जो वित्तीय विधेयक है वह अनुच्छेद 117 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 332 के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद 330 है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, याद रखना है। और जो अनुच्छेद 131 है और 133 है इसके अंतर्गत आंग्ल भारतीय को 331 में आंग्ल भारतीय को लोकसभा में, और जो 333 है इसमें आंग्ल भारतीय को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। यानी आर्टिकल 331 में आंग्ल भारतीय को लोकसभा में आरक्षण मिला है, और आर्टिकल 333 में आंग्ल भारतीय को विधानसभा में आरक्षण मिला है। और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान जो है
आरक्षित है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना आवश्यक नहीं है। स्टेटमेंट गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है केवल निम्न सदन में ही पेश किया जा सकता है, यानी यह लोकसभा में पेश हो सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के शर्त के तहत निम्न सदन का 50 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया होता है, तभी होता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा बहुमत से पास कर देता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है और 2 अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए, ये भी याद रखना है। और अविश्वास प्रस्ताव पर हुए चर्चा का जो जवाब होता है वह प्रधानमंत्री देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही याद रखना है कि संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति पर कानून बनाने का अधिकार यह राज्य सरकार को है। और सहकारी समिति नाम से एक नया जो भाग है वह भाग 9 का ख है, यह संविधान में जोड़ा गया है। सहकारी समितियों जो है का संविधान के अनुच्छेद जो 243 का ज से लेकर के 243 के न तक शामिल किया गया है और 243 9 में बोर्ड सदस्यों का चुनाव से संबंधित है। वही 95वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में। इसमें विधानमंडल में SC, ST और आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण की सुविधा अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और जो 96वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 2011 में 8वीं अनुसूची में उड़िया की जगह ओडिया शब्द को जोड़ा गया, यानी पहले उड़िया होता था उड़िया, इसको हटा करके उड़िया किया गया, यानी ओडिया किया गया। और जो 98वां संविधान संशोधन है 2012, यह कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे? क्या स्कॉटलैंड है जहां पे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और यह राष्ट्रमंडल खेल है जो यह 23वां संस्करण होगा और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन होगा। और ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निर्धारित 22 खेलों के कार्यक्रम को घटा करके केवल 10 खेल कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? यह है आटम फिल्म। आटम फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है यह तमिल फिल्म की तिरुचित्रम के लिए नित्या मेनन को दिया गया है और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को दिया गया है। और साथ ही याद रखेंगे जो 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था यह 70वें नंबर का था। 2024 वाला जो था 70वां संस्करण था। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था फिल्म कंटारा के लिए कन्नड़ अभिनेता जो ऋषभ शेट्टी है उनको दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह मलयाली फिल्म अट्टम को दिया गया है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वह गुलमोहर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो सेबी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है यह तुहिनकांत पांडे को बनाया गया है। भारत के तुहिनकांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति बोर्ड अधिनियम विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे ये तुहिनकांत पांडे हैं यह 11वें सेबी के अध्यक्ष हैं। और तुहिनकांत पांडे ने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। माधवीपुरी बुच जो थी वह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। साथ ही याद रखना कि सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। और ये संजय मल्होत्रा हैं यह आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। और सेबी साथ ही याद रखना है
कि जो सेबी का स्थापना हुआ था यह 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामसर पुरस्कार 2025 से जयश्री वेंकटेशन को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। इनको आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता के रूप में 12 महिलाओं में शामिल किया गया है और जयश्री वेंकटेशन जो है आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और मार्च 2025 तक भारत में जो कुल 89 रामसर स्थल है, याद रखना है, मार्च 2025 तक भारत में 89 रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी चालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ दिल्ली में किया गया है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा एम्स दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी चालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में थल सेना के जो प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख है और वर्तमान में वायुसेना के जो प्रमुख है अमरप्रीत सिंह हैं। अमरप्रीत सिंह जो है यह वायुसेना के अध्यक्ष हैं और वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं वह SP धारकर है। नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 1 मई 2024 को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार भी ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो 2025 में भारत के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन का विकास किया गया है और यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 12 हॉर्स पावर का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर 31 मार्च 2025 को किया गया था और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह जर्मनी में चलाया गया था। साथ ही भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है 20 अप्रैल 2022 में ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ने जोरहाट पंप स्टेशन असम राज्य में शुरू किया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो जो ग्राम पंचायत है यह कृषि कर नहीं लगा सकता है। कृषि कर जो होता है इसके अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जो होता है होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं और कृषि पर जो आयकर होता है यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और आयकर जो होता है यह भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? तो जो निहारिका सिंघानिया है यह घुड़सवारी से संबंधित है। बेल्जियम में जो आयोजित हुआ था एजेल हॉफ CMI लियल घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत की निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और जनवरी 2024 में हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली दिव्यकीर्ति सिंह राठौर पहली महिला बनी है। साथ ही याद रखेंगे कि ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी जो होता है इसको इक्वेस्ट्रियन भी बोलते हैं। इक्वेस्ट्रियन के 3 खेल शामिल हैं, जंपिंग, ड्रेसेज और इवेंटिंग। और स्टीप लचेज होता है एक शब्द जो होता है यह घुड़सवारी से जुड़ा हुआ होता है। याद रखेंगे घुड़सवारी से जो संबंधित शब्द है स्टीप लचेज होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। यह स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा और अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य होता है। इसे राष्ट्रीय आय बोलते हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय जो होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करती है। और जो राष्ट्रीय आय होता है इसका आकलन जो होता है भारत में एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। 1931-32 में VKR वी राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का गणना किया था और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 से लेकर के 68 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है। इसका मतलब होता है GNP माइनस जो मूल्य ह्रास यानी जो घाटा होता है उसको घटाने से हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। साथ ही 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 2015 से पूर्व राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे। और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था और भारतीय संविधान के निर्माण के समय में वेनेगल नरसिंह राव जो थे इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। साथ ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी हैं इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो जो भारतीय संसद है इसमें 2 सदन है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन जो है उसको लोकसभा बोलते हैं। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 79 है उसके अकॉर्डिंग भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और राज्यसभा का जो संरचना है उसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा जो संरचना है उसका जो वर्णन है अनुच्छेद 81 में किया गया है। नेक्स्ट है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण काल औजारों की खोज की थी और पल्लावरम नामक स्थान पर तमिलनाडु पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज भी की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार से हैं। तो राज्यसभा की बिहार से 16 सीटें हैं। याद रखेंगे बिहार में जो विधानसभा की सीटें है वो 243 है, विधान परिषद की 75 है, लोकसभा की 40 है और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध मतलब होता है पृथ्वी के सबसे गर्म मध्य बेल्ट है जो मकर रेखा के ट्रॉपिक द्वारा
बंदी पृथ्वी को संदर्भित करती है और जिसकी विशेषता एक गर्म जलवायु है। और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसे सबसे गर्म क्षेत्र के रूप में माना जाता है। और यह कटिबंध जो है भूमध्य रेखा के बहुत करीब है और सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पर पड़ती है। कर्क रेखा जो है मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में माही नदी इसको 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह म्यांमार है जिसे वर्मा के नाम से जाना जाता है। और इस देश का आधिकारिक जो नाम है वर्मा संघ से बदलकर 1989 में म्यांमार किया गया था। याद रखेंगे, बर्मा से जो नाम है 1989 में बदल करके म्यांमार कर दिया गया था। इरावदी नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। और म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या जो है यह बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ के जो मुख्य पर्वत श्रेणी है उसमें है अरनक्योमा जो है या अरण्यक बोलते हैं। अरनक्योमा जो है यह म्यांमार की मुख्य पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह बुंदेलखंड के चंदेलों के संरक्षण में बनाया गया था। और कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो समूह के स्मारकों में 1946 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित यह मंदिर समूह जो स्थापत्य कला है और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण राजा धंग देव के द्वारा करवाया गया था। और मेवाड़ के सिसोदिया वंश के जो शासक थे राणा कुंभा, इनके द्वारा विजय स्तंभ का स्थापना कराया गया था। याद रखना है। और जो चौहान वंश के शासक थे अजय राय द्वितीय, इसने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में जो हस्ताक्षर करने वाले थे उनकी टोटल संख्या 284 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो त्रिपुरा राज्य जो है इसे होजगिरी नृत्य से जोड़ा जा सकता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। होजगिरी नृत्य जो है यह उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो अप्रैल के महीने में वार्षिक रूप से झूम की खेती के लिए एक स्थान से के चयन से पहले धन की स्थानीय देवी से प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। इसमें जो है नर्तक अपने सिर पर बोतल के साथ मिट्टी के जग पर खड़े होते हैं और एक रोशन दीपक बोतल पर संतुलित होता है। और ये जो डोल चालम है, डोल चोलम, तो डोल चोलम और एक पुंग चोलम है, यह मणिपुर का नृत्य है। और जो याकछाम है, याकछाम यह सिक्किम का है। और जो रंगमा है यह नागालैंड में पारंपरिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, यानी नागालैंड का नृत्य है रंगमा। और जो याकछाम है यह सिक्किम का है और जो डोल चोलम है वह मणिपुर का है, याद रखना है। नेक्स्ट है, शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो शशि थरूर का जो द ग्रेट इंडियन नोवेल है यह महाभारत पर आधारित है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। यह उपन्यास जो है यह काल्पनिक कहानी है जिसमें महाकाव्य महाभारत और भारतीय आजादी के इतिहास का समागम है। और इस उपन्यास में 18 पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड
अ मेमोयर किसकी पुस्तक है? तो होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर यह अमर्त्य सेन की पुस्तक है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो कौशिक वसु है, कौशिक वसु के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था पॉलिसी मेकर्स जनरल। और अभिजीत बनर्जी है, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ यह अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, जुड़ी हुई है? तो जो साइना नेहवाल है यह बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान लाने वाली प्रथम भारतीय महिला है और बैडमिंटन के चाइना सुपर सीरीज 2014 का खिताब महिला वर्ग में साइना नेहवाल ने जीता और पुरुष वर्ग में के श्रीकांत ने जीता था। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में जो सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है यह किशनगंज जिले में होता है। किशनगंज के ठाकुरगंज जो है वहाँ पे चाय की खेती अधिकतर की जाती है और किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी और वातावरण दोनों चाय की खेती के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। और यह जो है चाय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की झाड़ी है। चाय की फसल के लिए ढालू जमीन और लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दिनार किस देश की मुद्रा है? जो दिनार है यह इराक की मुद्रा है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। कुछ देश का मुद्रा और राजधानी याद रखना है। जैसे ईरान का मुद्रा रियाल होता है, ईरान का जो मुद्रा हो जाएगा उसे बोलते हैं रियाल। और ईरान का जो राजधानी है वह है तेहरान। तेहरान हो जाएगा, इसका राजधानी हो जाएगा। वैसे ही इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया का जो मुद्रा होता है वह रुपया होता है और इसका राजधानी जो हो जाएगा वह हो जाएगा जकार्ता। चीन जो है, चीन का जो मुद्रा है, चीन के मुद्रा को बोलते हैं रेनमिनबी, रेनमिनबी बोलते हैं। और चीन की राजधानी जो जानते हैं बीजिंग होगा। तो और कुवैत है, कुवैत में भी दिनार चलता है और बहरीन में भी दिनार चलता है। कुवैत का राजधानी जो है कुवैत सिटी है और बहरीन का जो राजधानी है वह मनामा है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया था जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी, तो यानी 20 लाख से कम नहीं थी। हमारा आंसर सी हो जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था यह बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया था और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं थी। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पूनम गुप्ता को किया गया है। पूनम गुप्ता है, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है, याद रखना है। और पूनम गुप्ता की जो नियुक्ति है यह 3 साल के लिए की गई है और वह आरबीआई की चौथी महिला डिप्टी गवर्नर है। वह माइकल पात्रा का पद संभाले हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर जो थी वह केजे उदेसी बनी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में 26वां जो गवर्नर है वह संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में बनाया गया है। और अंकोर वाट मंदिर का जो परिसर है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर तथा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और कंबोडिया के अंकोर वाट का जो पुराना नाम है वह यशोधरपुर है, यानी यशोधरापुर उसको बोलते हैं। और इस हिंदू मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। अंकोर वाट का जो है कंबोडिया का मंदिर, इसका जो निर्माण है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया और इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है। और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है खासी भाषा किसमें सम्मिलित है?
जो खासी भाषा है यह ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मानखमेर शाखा में सम्मिलित है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रो जो होता है एशियाटिक भाषा परिवार में सम्मिलित भाषा है, जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। इसको ऑस्ट्रो बोलते हैं। नेक्स्ट है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले जो दूसरे व्यक्ति थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगस्त प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। साथ ही याद रखना है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का ही है। और स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण यह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और जो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो यह लाकड़ा वाला समिति है। लाकड़ा वाला समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। और छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85, इसके समय में ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था। और भारत में गरीबी का अनुमान के लिए कई समिति का गठन किया गया। जैसे एक अलग समिति था, एक अलग समिति, इसका संबंध गरीबी रेखा से है। लकड़ा वाला, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, ये सभी समिति गरीबी से संबंधित है। याद रखना है, गरीबी रेखा से का आकलन करने के लिए कुछ समिति बनाई गई थी, जिसमें अलग समिति थी, लकड़ा वाला समिति था, तेंदुलकर समिति था जो 2005 में आया था, और रंगराजन समिति था।